ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं गिरीश चंद्र मिश्र। आज का ये वीडियो पेडागॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स पेपर के लिए है। इस वीडियो में हम लोग वैल्यूज ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वैल्यूज ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स पर चर्चा करने से पहले हमें वैल्यू क्या होता है या मूल्य क्या होता है, इस पर चर्चा करना अति आवश्यक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वैल्यू क्या होता है, मूल्य क्या होता है। किसी भी कार्य को करने के पीछे कुछ कारण निहित होते हैं और इन्हीं कारणों का हल निकालने के लिए हम कार्य को मूर्त रूप देते हैं और उस कार्य के परिणाम स्वरूप हम जो भी प्राप्त करना चाहते हैं और प्राप्त करते हैं उन्हें ही हम मूल्य की श्रेणी में रखते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं या प्राप्त करते हैं उसे हम यदि मूल्य की श्रेणी में रखेंगे तो उद्देश्य क्या है। उद्देश्य को भी तो हम पहले से ही प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु आपको मैं बता दूं कि उद्देश्य और मूल्य में अंतर होते हैं। उद्देश्य वह है जो हम प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, परंतु मूल्य वह है जो हम वास्तव में प्राप्त करते हैं, क्योंकि उद्देश्यों को हो सकता है कि हम ना प्राप्त कर पाएँ, लेकिन कार्य की समाप्ति पर हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ होता है वही मूल्य है। कहने का तात्पर्य है कि कार्य की समाप्ति पर उस कार्य द्वारा जो कुछ हमें प्राप्त होता है वह मूल्य कहलाता है। अर्थशास्त्र शिक्षण का मूल्य या वैल्यूज ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स का तात्पर्य इस प्रकार यह हुआ कि अर्थशास्त्र शिक्षण के फलस्वरूप इस शिक्षण से हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है उसे हम मूल्य की श्रेणी में रखते हैं। अब हमें यह जान लेना आवश्यक है कि मूल्यों की विशेषताएं क्या होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज। मूल्यों का पता हमें कार्य की समाप्ति के उपरांत लगता है। जैसा अभी हमने बताया आपको कि कार्य समाप्ति के बाद जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वही मूल्य है। अगला है मूल्य वास्तविक होते हैं, इनका वास्तविकता से ही संबंध होता है। अगला है मूल्य हमारी चेष्टाओं का परिणाम होते हैं, अर्थात जो हम करना चाहते हैं और जो करते हैं उसी के परिणाम स्वरूप हमें मूल्य प्राप्त होते हैं। अगला है मूल्य हमें यह बताते हैं कि हमने कितना और क्या प्राप्त किया। जो हम उद्देश्यों के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं उसमें से हमें जो प्राप्त होता है वही मूल्य कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि वैल्यूज ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स क्या है। तो शिक्षण के उपरांत या फिर इकोनॉमिक्स शिक्षण के उपरांत हमें क्या क्या प्राप्त होता है, या फिर मूल्य के रूप में, शिक्षण मूल्य के रूप में, वैल्यू के रूप में हमको क्या क्या प्राप्त होता है। तो जिसमें पहला है देश की अर्थव्यवस्था का ज्ञान। देश की अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था किसी भी देश की हो, उसमें जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं, जो भी चीज़ें शामिल होती हैं, हर व्यक्ति का और हर नागरिक का यह दायित्व है कि वो उन चीज़ों को जाने। और वो जानेगा कैसे। जब हम स्कूलों में या विद्यालयों में अर्थशास्त्र शिक्षण करते हैं तो हमारा जो उद्देश्य होता है या हमारा जो शिक्षण का मूल्य होता है वही होता है कि हम छात्रों को
अर्थव्यवस्था का ज्ञान प्रदान करें और अर्थशास्त्र शिक्षण के उपरांत अर्थव्यवस्था के बारे में छात्रों को जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त होता है कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, अर्थव्यवस्था में क्या क्या गतिविधियां होती हैं, ये सारी चीज़ें हमें अर्थशास्त्र शिक्षण के उपरांत प्राप्त होती हैं या छात्रों को ज्ञान के रूप में प्राप्त होती हैं। अगला है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। जब अर्थशास्त्र का शिक्षण किया जाता है तो छात्रों को यह भी बताया जाता है कि हम अर्थशास्त्र के क्षेत्रों को कितने भागों में विभाजित करते हैं, क्योंकि तमाम सारी ऐसी आर्थिक क्रियाएं हैं जिन क्रियाओं को हमको सेक्टर्स में डिवाइड करना होता है और हम उन चीज़ों को तब जान पाते हैं जब हम उसका अध्ययन करते हैं, और इसका अध्ययन हम शिक्षण में या इकोनॉमिक्स शिक्षण में अवश्य करते हैं। अगला है आर्थिक नागरिकता की प्राप्ति, अटेनमेंट ऑफ इकोनॉमिक सिटीजनशिप। आर्थिक नागरिकता क्या होती है? जिस प्रकार से एक अच्छे नागरिक का गुण यह होता है कि वह राष्ट्र की संपत्ति की सुरक्षा करे, राष्ट्र के लिए अपना योगदान दे, राष्ट्र की उन्नति में सहायता करे, उसी प्रकार से आर्थिक नागरिकता वह है जो कि अर्थशास्त्र की गतिविधियों को या अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को समझे और उनका ज्ञान प्राप्त करे। जब एक नागरिक आर्थिक गतिविधियों को जानता है और उन गतिविधियों का महत्व समझता है और उस महत्व को समझते हुए अपनी जो क्षमता है उस क्षमता के अनुसार अपना योगदान देता है, तो उसे हम कहते हैं आर्थिक नागरिकता की प्राप्ति। अगला है व्यक्तिगत गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेट्स। ये व्यक्तिगत गुण क्या होते हैं? जब भी हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो हमारे अंदर तमाम सारे ऐसे व्यक्तिगत गुण हैं जिनका विकास होता है, जिसमें आपका तर्क है, चिंतन है, मनन है, विश्लेषण है, संश्लेषण है, प्रयोग है। तो ये जो तर्क, चिंतन और मनन, विश्लेषण, ये सारी चीज़ें हैं, ये आपके व्यक्तिगत गुण हैं। और जब आप इकोनॉमिक्स टीचिंग का लाभ लेते हैं या अर्थशास्त्र का शिक्षण करते हैं या अर्थशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से आप में ये सारे गुण मौजूद हो जाते हैं या इन सारे गुणों का विकास आपके व्यक्तित्व में हो जाता है, जिससे कि आप विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में या विभिन्न प्रकार की आर्थिक समस्याओं में अपने तर्क और चिंतन और विश्लेषण द्वारा उसका उचित समाधान कर सकते हैं। और एक अच्छे आर्थिक नागरिक का यह कर्तव्य भी है कि वह अपने कर्तव्यों को समझे, जाने और उसके अनुसार अपनी क्षमताओं का योगदान देते हुए अपने राष्ट्र का विकास करे। अगला है अच्छे उत्पादक का ज्ञान, नॉलेज ऑफ गुड प्रोड्यूसर। अच्छा उत्पादक क्या होता है? उत्पादन अर्थव्यवस्था का या अर्थशास्त्र का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि जब तक उत्पादन नहीं होगा तब तक उपभोग संभव नहीं है। तो इसलिए अर्थशास्त्र शिक्षण के उपरांत अर्थशास्त्र में अच्छे उत्पादक का ज्ञान होना आवश्यक है। और जब अर्थशास्त्र शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों में या छात्रों में एक अच्छे उत्पादक का ज्ञान कराया जाता है तो वह निश्चित रूप से अच्छे उत्पादक के कौन कौन से गुण होने चाहिए, अच्छे उत्पादक की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, अच्छे उत्पादक किस विधियों और प्रविधियों या किस माध्यमों के द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर सकते हैं,
इसका ज्ञान प्राप्त करते हैं और इसी को अच्छे उत्पादक का ज्ञान कहा जाता है। अगला है कुशल उपभोक्ता का ज्ञान, नॉलेज ऑफ स्किल्ड कंज्यूमर। जिस प्रकार से उत्पादकता या उत्पादक या उत्पादन का महत्व है, उसी प्रकार से अर्थशास्त्र में या अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता का भी महत्व है। क्योंकि जब उत्पादन होगा तो उसका उपभोग कौन करेगा, उसको कंज्यूम कौन करेगा। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि हमको उपभोग करने की कुशलता आनी चाहिए कि हम किसी भी वस्तु और सेवा का उपभोग कैसे करें, किस प्रकार से करें, किस ढंग से करें कि वह हमको बेहतर रूप से लाभान्वित कर पाए। ऐसा ना हो कि हम जिन चीज़ों का उपभोग कर रहे हैं वो चीज़ें हमारे लिए उपयोगी ना हों। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों का ज्ञान प्रदान करना है, इन सारी चीज़ों का डेवलपमेंट करना है, तो निश्चित तौर पे आपको अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए अर्थशास्त्र शिक्षण का एक विशेषता या एक मूल्य यह भी है कि उसे कुशल उपभोक्ता का ज्ञान कराए। अगला है आर्थिक समस्याओं का ज्ञान। आर्थिक समस्या क्या होती है? आर्थिक समस्या किसी भी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है, उत्पादन की समस्या है, उपभोग की समस्या है, मांग की समस्या है, पूर्ति की समस्या है, मूल्य की समस्या है, प्राइस जिसको आप कहते हैं। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, और उसके बाद में व्यापार की समस्या है, व्यापार में जो संतुलन होता है, संतुलन की समस्या है, इन सारी समस्याओं का ज्ञान भी हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। और इन सारी समस्याओं का अर्थव्यवस्था में, किसी भी अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, इसको जानने के लिए हमें अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए अर्थशास्त्र शिक्षण का एक महत्व यह भी है कि, या एक मूल्य यह भी है कि वह अपने शिक्षार्थियों को या अपने छात्रों को आर्थिक समस्याओं का ज्ञान कराए, जिसके माध्यम से वे इन समस्याओं को जानते हुए इनका सामना करके इनके लिए उचित समाधान ढूंढ सकें। जब तक आपको अर्थशास्त्र की समस्याओं का या अर्थव्यवस्था की समस्याओं का पूर्ण रूपेण ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप उन समस्याओं का उचित समाधान भी नहीं ढूंढ सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि आप उन समस्याओं को भली भांति समझें, जानें और तत्पश्चात उसको दूर करने का मार्ग ढूंढें या प्रयत्न करें। अगला है आर्थिक निर्णय की शक्ति का ज्ञान। आर्थिक निर्णय क्या होता है? नॉलेज ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। आर्थिक निर्णय का मतलब होता है अर्थ से संबंधित या फिर धन से संबंधित जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो आर्थिक निर्णय कहलाते हैं। जिस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में डिसीजन मेकिंग पावर या निर्णय लेने की शक्ति होना आवश्यक है, उसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में आर्थिक निर्णय की शक्ति होना अति आवश्यक है। क्योंकि व्यक्ति आर्थिक समस्याओं से भाग नहीं सकता है, अर्थ से भाग नहीं सकता है, अर्थव्यवस्था की जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों से भाग नहीं सकता है। क्योंकि अर्थव्यवस्था की जो गतिविधियां हैं, अर्थव्यवस्था की जो समस्याएं हैं, उनसे भाग नहीं सकता है, उसका सामना उसको करना ही पड़ेगा। और ये आर्थिक गतिविधियां घर परिवार छोटे स्तर से लेके और ऊंचे राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक होती हैं, और व्यक्ति उन समस्याओं का सहभागी होता है, और सहभागी ही नहीं बल्कि उनका निदानकर्ता भी होता है। तो इसलिए व्यक्ति को आर्थिक निर्णय लेने की शक्ति भी होनी चाहिए। कौन से जगह पर उसको कौन सा निर्णय लेना है, कौन सा आर्थिक निर्णय लेना पड़ जाए, किसी मान लीजिए किसी चीज़ का उसको किसी समस्या का समाधान करना है, बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना है, या किसी वस्तु के मूल्य का
तय करना है, मूल्य तय करना है किसी वस्तु का और सेवा का मूल्य तय करना है, किसी भी मार्केट में किसी वस्तु की आपूर्ति नहीं सुनिश्चित करना है, तो उसको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि समस्याओं का सामना कैसे करें। और यदि वो इन चीज़ों का या इन समस्याओं का सामना करने में असफल रहता है तो फिर वह अपनी क्षमताओं का अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं दे पाएगा। इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति में आर्थिक निर्णय की शक्ति हो, और इसलिए वैल्यू ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स के अंतर्गत एक वैल्यू यह भी है, एक मूल्य यह भी है कि व्यक्ति को आर्थिक निर्णय की शक्ति का ज्ञान कराए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।